हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 3 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल के साथ में। ये 3 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। ये 3 पॉइंट्स हैं कि आरएसएसबी परीक्षाओं में अनुपस्थिति पर पेनल्टी लगेगी। एसएसओ ब्लॉक हो सकता ही नहीं। अब एसएसबी ने नया नियम जारी किया है और इसके आदेश जारी कर दिए हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट एस्पिरेंट्स, अगर जो परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी अगर एब्सेंट रहता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी और उसकी एसएसओ आईडी ब्लॉक हो जाएगी। वो ऑनलाइन किसी भी एग्जाम के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ेगा। जो फोर्थ क्लास में लगभग 54,000 सरकार ने जो भर्ती निकाली है, उसमें लगातार मांग चल रही थी कि इसमें राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाए। तो हालांकि ये तय नहीं हुआ पाया है कि कितना बढ़ेगा और इसके लिए जो ऑफिशियल जो आदेश है वो कब आने हैं। लेकिन इसमें ये तय हो चुका है कि फोर्थ ग्रेड के लिए जो राजस्थान का जीके है उसका वेटेज बढ़ने वाला है। इसके साथ ही एक चीज है कि लोकसभा में जो वक्फ बिल है संशोधन वो पास हो चुका है। आज के दिन के इतिहास की घटनाओं के बारे में बात करें तो पद्म भूषण से सम्मानित निर्मल वर्मा, लेखक, उपन्यासकार, निबंधकार का जन्म 3 अप्रैल 1929 को हुआ था। यानी आज ही के दिन 1929 को निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था। ये जो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1999 में इनको मिला। इसके बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया 1985 में। ये जो इनकी कहानी थी कव्वे और काला पानी, जो 1983 में लिखी, इस संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। निर्मल वर्मा के इस जो लेखन की बात करें, कहानी की, कव्वे और काला पानी की, तो इसमें लेखन का गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पक्ष सामने आता है। 2002 में भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ। इनका जो निधन है 2005 में 25 अक्टूबर को दिल्ली में हुआ। और ये बात करें विधा की, तो इनकी जो विधा है, ये प्रमुख विधा इनकी कहानीकार हैं। ये उपन्यासकार थे और निबंध निबंध विधा के ये थे। ये हैं पद्म निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है मार्टिन कूपर। ये जो है मार्टिन कूपर हैं, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने जो पहली मोबाइल कॉल है 3 अप्रैल 1973 को की थी। 3 अप्रैल 1973 का दिन दूरसंचार क्रांति के लिए इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस दिन दुनिया की पहली मोबाइल कॉल फोन कॉल फोन कॉल करके एक नए युग की शुरुआत हुई। ये कॉल मोटोरोला द्वारा विकसित एक प्रोटोटाइप मोबाइल फोन, जिसका नाम था डायनाटेक 8000X, से की गई थी। अमेरिकी इंजीनियर, आविष्कारक और बिजनेसमैन कूपर का जन्म 26 दिसंबर 1928 को हुआ। 3 अप्रैल 2023 को इन्होंने पहली मोबाइल की, यानी जो पहली मोबाइल कॉल की थी, उसकी 50वीं वर्षगांठ इन्होंने 2023 में मनाई थी। ये अमेरिकी साइंटिस्ट है। इनका नाम है मार्टिन कूपर। इन्होंने ये मोबाइल है, इतना बड़ा, ये वाला। ये जो मोबाइल है डायनाटेक 8000X, जो मोटोरोला का है, ये फोन लगभग एक 1.1 किलो का था और इसकी जो लंबाई थी 10 इंच थी, जिसमें 12 कीपैड बटन थे। और इसका 30 मिनट का टॉक टाइम था और 10 घंटे, यानी इसकी बैटरी का जो टाइम था वो केवल आधे घंटे का था और इसको चार्जिंग होने में 10 घंटे लगते थे। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज। इनकी आज पुण्यतिथि है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुआ। वे अपनी सैन्य कुशलता और प्रशासनिक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थे। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी। 1674 में उन्होंने रायगढ़ किले में स्वयं को छत्रपति घोषित कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। 18वीं शताब्दी में अपनी सर्वोच्च शक्ति पर पहुंचा। मराठा साम्राज्य अपनी सर्वोच्च शक्ति पर पहुंचा। मुगलों के पतन के बाद देश के बड़े हिस्से पर उन्होंने शासन किया।
ये मराठा साम्राज्य की जो स्थापना करने वाले संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, जो दिल्ली के बिरला मंदिर में लगी हुई है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है दिल्ली में, उसमें लगी हुई है। एग्जाम को लेकर एक अपडेट है कि राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड, जैसा कि शुरुआत में बताया कि आरएसएसबी ने एग्जाम्स को लेकर जो एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया आदेश जारी किए हैं। पेलेंटी का आदेश जारी किया है। बोर्ड की पिछली भर्ती परीक्षाओं में कई परीक्षाएं ऐसी थी जिनमें 30 से 40% तक उपस्थिति रही। इस कारण बोर्ड ने परीक्षाओं में उपस्थिति बढ़ाने के लिए पेलेंटी का नियम लागू किया है। नियम यह है कि एक वित्तीय वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक वित्तीय वर्ष में दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर 750 रुपये की पेनल्टी लगेगी। इसके बाद फिर दो परीक्षाओं में गैर हाजिर रहने पर 1500 रुपये, यानी कुल 2250 रुपये चुकाने होंगे। यानी 3 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के पास रहेंगे। अगर 3 अटेम्प्ट के बाद भी अगर ये जो पेनल्टी राशि 2250 रुपये नहीं चुकाए, तो उसको जो एसएसओ आईडी है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। यानी पहला अटेम्प्ट रहेगा उसमें 750 रुपये लगेंगे एग्जाम नहीं देने पर, दोबारा एग्जाम सेकंड एग्जाम नहीं देने पर 1500 रुपये लगेंगे, और थर्ड एग्जाम नहीं देने पर 1500 रुपये लगेंगे। यानी दो एग्जाम अगर नहीं दिए तो 750 प्लस 1500 लगेंगे। पेनल्टी नहीं भरने पर अभ्यर्थी की जो ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है, यानी एसएसओ आईडी, वो ब्लॉक कर दी जाएगी। अब चतुर्थ श्रेणी की बात है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती पे राजस्थान का जीके वेटेज बढ़ेगा। इसके लिए ये निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया है, लेकिन ये कितना बढ़ेगा? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन ये कितना बढ़ेगा इसका निर्णय अभी हुआ नहीं है। युवा लंबे समय से इसे 50% मांग कर रहे थे, जिसे लेकर बेरोजगार संगठनों के कई मंत्रियों और विधायकों से भी मुलाकात हुई है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने 10 अप्रैल को ये घोषणा नहीं होने पर 14 अप्रैल से अनशन की चेतावनी दी है। भर्ती प्रक्रियाओं के तहत 53,749 पदों के लिए 21 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि है 19 अप्रैल। इसमें 20 लाख से ज्यादा आवेदन आने की संभावना है। यानी 53,000 पदों पर करीब 53,500 पदों पर करीब 20 लाख से ज्यादा आवेदन आने की पॉसिबिलिटीज है। ये है चतुर्थ श्रेणी की बात कर चुके हैं। इसकी एलिजिबिलिटी 10 साल 10वीं पास के लिए है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आवेदन की 19 अप्रैल है। एज लिमिट इसके लिए 40 साल है। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए 2,756 पदों पर भर्ती है, और इसकी एज लिमिट 40 साल है। आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है। असिस्टेंट इंजीनियर के 1,057 पदों पर भर्ती है, और एज लिमिट इसके लिए 40 साल है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 12 सितंबर है। उप कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती है, यानी पूर्व आर्मी कैप्टन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके जो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 22 अप्रैल है। एनएचएम की जो संविदा भर्ती है उसमें संशोधन किया गया है, और नया आदेश 1 अप्रैल को जारी किया गया है। इसमें जो एनएचएम के पद है उनके लिए 2 अप्रैल से आवेदन फिर से शुरू हुए हैं, और ये 1 मई तक भरे जाएंगे, और 22 संवर्गों में करीब 22 संवर्गों में 8,256 पदों पर इसमें भर्ती होनी है। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाइड्रोजन ईंधन आधारित बसों और ट्रकों के लिए कितनी पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये 5 परियोजनाएं हैं। इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि केंद्र सरकार ने बसों और ट्रकों में हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए 5 पायलट परियोजनाएं शुरू की है। कुल 37 वाहनों, जिसमें बस और ट्रक हैं, और 9 हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। साथ ही 9 हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों की भी स्थापना की जाएगी। इन पायलट परियोजनाओं के अगले 18 से 24 महीनों में शुरू होने की संभावना है। बात करें तो टाटा मोटर्स कंपनी ने भारत में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों का पहला ट्रायल शुरू किया है। लोकसभा में आज 2 अप्रैल को जो वक्फ संशोधन विधेयक है इस पे दिन भर बहस चली, करीब शाम 8 बजे तक। इसके बाद ये लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा को ये भेजा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन सुधार के उद्देश्य से प्रस्तावित एक विधेयक है।
ये विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधित करता है। विधेयक के अनुसार केवल वही व्यक्ति वक्फ स्थापित कर सकता है जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो। साथ ही वक्फ घोषित करने के लिए संपत्ति का मालिक होना आवश्यक है। यानी 1995 वाले जो वक्फ का अधिनियम था, एक्ट था, उसमें ये कंपलसरी नहीं था कि वो कितने साल से इस्लाम का पालन कर रहा है, और वो संपत्ति का मालिक नहीं होता था तो भी वह वक्फ स्थापित कर देता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे प्रबंधन में विविधता और पारदर्शिता बढ़े। सर्वेक्षण आयुक्त की जिम्मेदारियों को कलेक्टर या उप कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को सौंपने का प्रस्ताव है। यानी कोई भी वक्फ बोर्ड अगर स्थापित करता है तो जो कलेक्टर स्तर के कलेक्टर को उसका कलेक्टर से उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा संस्थान को। इसके बाद ही वो उसको चला सकते हैं। दूसरी शर्त इसमें यह है कि उसको संपत्ति का मालिक होना चाहिए और इस्लाम का करीब 5 साल से पालन कर रहा हो। वक्फ ट्रिब्यूनल की संरचना में सुधार करते हुए इसमें 2 सदस्यों को शामिल करने और उनके निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील करने का प्रावधान है। पहले जो 1995 वाला जो एक्ट था उसमें वक्त 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 के जो फैसले थे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी अन्य न्यायालय में जाने के कोई प्रावधान नहीं थे। यानी जो वक्फ ट्रिब्यूनल था उसके अपने जो फैसले थे वो सर्वमान्य होते थे, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता था किसी भी कोर्ट में। तो अब ये है कि कोई भी अगर निर्णय इनके द्वारा ट्रिब्यूनल के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं तो उस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में 90 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो ये 2 लाख रुपए। इस योजना के तहत विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 75% राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंडपम में आयोजित 39वें आहार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो इस मेले का उद्घाटन किया था चिराग पासवान ने, जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। यह भारत मंडपम है दिल्ली में। ये बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है और इसमें G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में, वो इसी में आयोजन किया गया था, जो वैश्विक स्तर का सम्मेलन होता है। भारत मंडपम को प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उद्घाटन 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारा किया गया। आहार मेले का सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य व्यापार मेला है। आहार मेले की बात करें तो ये सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य यानी वो हॉस्पिटैलिटी व्यापार मेला है। यह इंडिया ट्रेड प्रमोशन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर वर्ष प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। आईटीपीओ की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यह है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। 4 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा था, यह पहल समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां महिला नेतृत्व जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाया जाएगा। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। उन्होंने कहा कि ये जो पहल है इससे जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव आएगा महिलाओं के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में वनतारा वन्य जीव अभियान बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह है गुजरात। गुजरात के जामनगर में 4 मार्च 2025 को वनतारा वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया, जो 3000 एकड़ में फैला हुआ है। यह केंद्र 43 प्रजातियों की 2000 से अधिक जानवरों का आश्रय स्थल है, जिसमें हाथी, बड़े बिल्लियां, पक्षी और सरीसृप शामिल हैं।
वनतारा के अंदर एक आधुनिक और मल्टी स्पेशलिटी वन्य जीव अस्पताल है, जिसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयू और नवजात आईसीयू जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस ने किस नए सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो यह है आईएलएसएस, यानी इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम आईएलएसएस एक उन्नत प्रणाली है जिससे विशेष रूप से अंतरिक्ष अभियानों, पनडुब्बियों, आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं और अन्य संवेदनशील वातावरणों में जीवन को बचाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे कि ऑक्सीजन आपूर्ति, तापमान नियंत्रण, जल पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने में मदद करती है। ये है एलसीए है, जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। एलसीए और आईएलएसएस दोनों के बारे में जानेंगे। आईएलएसएस को डिफेंस डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के तहत कार्य करता है। यानी आईएलएसएस को किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ के तहत काम करने वाली जो डीईबीईएल यानी डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी ने इसको विकसित किया है। तेजस की बात करें तो तेजस भारत का एक स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, इस जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एचएल द्वारा विकसित किया गया है। यह चौथी पीढ़ी का सिंगल इंजन मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है। भारत सरकार ने एचएल के साथ 48,000 करोड़ के सौदे में 83 तेजस MK-1A विमानों की खरीद को मंजूरी दी। इस अनुबंध में 73 सिंगल सीटर और 10 ट्विन सीटर ट्रेनर विमान शामिल है। नेक्स्ट है पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम LHDC के तहत कौन सा नया घटक जोड़ा गया है? तो इसमें जो नया घटक जोड़ने की बात है, तो इसमें पशु औषधि नया घटक जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम LHDC के संशोधन को मंजूरी दी। इसमें पशु औषधि को नया घटक जोड़ा गया है। LHDC योजना का उद्देश्य पशुओं में होने वाली रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन करना है। खतरनाक पशु रोगों जैसे कि मुंह खुर मुंहपका मुंह खुर रोग और ब्रुसेलोसिस, क्लासिकल स्वाइन फीवर आदि को नियंत्रित करना और धीरे धीरे समाप्त करना है। पशुओं को संक्रामक और अन्य घातक बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण एवं निगरानी। जूनोटिक रोग यानी जो पशुओं से इंसानों में फैल सकते हैं, पर नियंत्रण रखने का इसमें काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो यह है पंचायत राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को 2025 के अवसर पर इस पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की स्थापना करना है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहित करना है। महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को मजबूत करना है। महिलाओं और बालिकाओं के लिए हिंसा और भेदभाव से मुक्त सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई के किस प्रसिद्ध स्पिनर का हाल ही में निधन हुआ, जिनका रणजी ट्रॉफी में शानदार रिकॉर्ड था? तो यह है पद्माकर शिवालकर। तो ये है पद्माकर शिवालकर पद्मालकर काशीनाथ शिवालकर इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 14 सितंबर 1940 को हुआ और निधन 3 मार्च 2025 को हुआ। वे भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के एक प्रमुख प्रमुख बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे, जिन्होंने मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे टीम के लिए 20 से अधिक वर्षों तक खेला। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 124 प्रथम श्रेणी मैचों में 19.69 की औसत से 589 विकेट लिए, जिसमें
42 बार 5 विकेट और 13 बार 10 विकेट लेने वाला कारनामा इन्होंने किया था। शिवालकर को 2016 में बीसीसीआई द्वारा सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड के पूर्व खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत का मुकाबला कौन सी टीम से हुआ? तो फाइनल के मुकाबले की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में जो न्यूजीलैंड से हुआ था। फाइनल मुकाबला 9 मार्च 2025 को लाहौर में आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और यूएई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। यह टूर्नामेंट 8 शीर्ष वनडे अंतर्राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला गया। पाकिस्तान ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी में कुल 10 मैचों की मेजबानी की। सुरक्षा कारणों से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 23 फरवरी 2025 को यूएई दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज की, तो प्लेयर ऑफ सीरीज इसमें चिन रविंद्र रहे, जो न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी थे। इन्होंने सर्वाधिक 263 रन बनाए। जो टूर्नामेंट में सर्वाधिक 10 विकेट लेने वाले थे वो मैट हेनरी, जो न्यूजीलैंड टीम के थे। नेक्स्ट है ब्लू ओरिजिन के 10वें अंतरिक्ष पर्यटन मिशन में शामिल होने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो यह है तुषार मेहता। ये तुषार मेहता हैं, जो भारतीय मूल के हैं। तुषार मेहता भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने 25 फरवरी 2025 को ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की। ब्लू ओरिजिन का 10वां मानवयुक्त अंतरिक्ष पर्यटन मिशन था, जिसमें 6 यात्री शामिल थे। तुषार मेहता अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बने। पहले व्यक्ति की बात करें तो गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिन्होंने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NS-25 मिशन के तहत 19 मई 2024 को अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ब्लू ओरिजिन के अलावा बात करें तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति राकेश शर्मा थे। वे 3 अप्रैल 1984 को 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के इंटरकोस्मोस प्रोग्राम के तहत सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में 130 फीट लंबे मॉड्यूलर स्टील ब्रिज के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है GRSE। मॉड्यूलर ब्रिज और GRSE क्या है और ये समझौते का क्या महत्व है, इसको डिटेल से समझते हैं। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE का फुल फॉर्म है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इस कंपनी ने भारतीय सेना के साथ अरुणाचल प्रदेश में 130 फीट लंबे सिंगल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज के निर्माण के लिए MOU किया है। ये मॉड्यूलर स्टील ब्रिज क्या होता है? ये एक पोर्टेबल स्टील ब्रिज होता है जिसमें स्टील के पुर्जे अलग अलग होते हैं और इनको असेंबल करके पुल तैयार किया जाता है। जो सेना ऐसे क्षेत्रों में पुल तैयार करती है जहां पर जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर पुल की आवश्यकता होती है, तो जो सेना है, सेना के जवान है, जो इन स्टील के पुर्जों को है वो असेंबल करके पुल को तैयार करते हैं। तो ये एक पोर्टेबल स्टील ब्रिज है। ग्रीन चैनल प्रमाणन, तो ये क्या होता है? 2022 में GRSE को भारतीय सेना से पोर्टेबल स्टील ब्रिज के लिए ग्रीन चैनल प्रमाणन प्राप्त हुआ, जिससे यह प्रमाणन प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बनी। तो GRSE को ग्रीन चैनल प्रमाणन किसने दिया? भारतीय सेना ने, और ये प्रमाणन प्राप्त करने वाली एकमात्र कंपनी बनी है GRSE। GRSE ने पहले भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL, विभिन्न राज्य सरकारों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका जैसे विभिन्न देशों को मॉड्यूलर ब्रिज प्रदान किए हैं। तो यानी ये कंपनी पोर्टेबल स्टील ब्रिज बनाती है, यानी स्टील के एक तरीके से पुर्जे बनाती है, अलग अलग पार्ट बनाती है जिनको असेंबल करके
ब्रिज तैयार किया जा सकता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनको अपने डिटेल के साथ डिस्कस किया। कंटेंट आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।